हेलो दोस्तों। अगर आपको सीरियल किलर और मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो आपको ये ट्रू स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि ये आज तक का अनसॉल्व्ड केस है। इसका नाम है द सिंबल किलर। सितंबर की एक सर्द और खामोश रात थी। शहर रेवन क्रीक आम दिनों की तरह रोशन था, मगर हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी फैल रही थी और लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। रात के करीब 11 बज रहे थे जब शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में सिक्योरिटी गार्ड ने दूर से एक छोड़ी हुई गाड़ी देखी। पहले उसने सोचा कि कोई ड्रिंक कर कर गाड़ी छोड़कर चला गया होगा, मगर जब गाड़ी सुबह तक वहीं खड़ी थी तो उसने पुलिस को कॉल कर दी। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था ये कॉल शहर की तारीख की सबसे खौफनाक और उलझे हुए मिस्ट्री केस की शुरुआत बनने वाली थी। सुबह 5:43 पर पहली बार पुलिस यूनिट वहां पहुंची। हवा ठंडी थी और ज़मीन पर हल्की सी धुंध बैठी हुई थी। ऑफिसर डैनियल रोज ने गाड़ी के करीब जाकर शीशा नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने फ्लैशलाइट शीशे के अंदर मारी तो उसका रंग उड़ गया। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बेहरकत बैठा था। आंखें खुली थी और चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से कुछ सेकंड पहले उसने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो उसे हैरान कर गई हो। पुलिस ने फौरन इलाका सील कर दिया। विक्टिम की पहचान 38 साला अकाउंटेंट एथिन क्रॉस के नाम से हुई। एथिन की ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना किसी से दुश्मनी। वो शादीशुदा था, एक बेटी का बाप और हर रोज़ का एक ही रूटीन फॉलो करता था। इन्वेस्टिगेशन टीम को सबसे पहले हैरानी ये हुई कि गाड़ी के अंदर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। ना शीशा टूटा था, ना कपड़े फटे थे, ना ही गाड़ी में किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिले। ऐसा लग रहा था जैसे एथन खुद अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठा हो और फिर मौत उस तक पहुंच गई हो। फॉरेंसिक टीम ने जब गाड़ी का डिटेल का जायज़ा लिया तो एक और अजीब बात सामने आई। ड्राइवर सीट के नीचे एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। लिफाफा बिल्कुल साफ था, उस पर कोई एड्रेस नहीं था। जब उसे खोला गया तो अंदर एक ही कागज़ था। कागज़ के दरमियान एक अजीब सिंबल बना हुआ था। सिंबल एक दायरे के अंदर 4 लकीरों और 3 ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन था। किसी ने पहले कभी ऐसा निशान नहीं देखा था। ना पुलिस ने, ना किसी गैंग के रिकॉर्ड में था, ना किसी नोन कल्ट के सिंबल्स थे। केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव मार्कस हेल को दी गई। मार्कस शहर का सबसे तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर माना जाता था। पिछले 17 सालों में उसने दर्जनों मुश्किल केसेस सॉल्व किए थे। लोग कहते थे कि मार्कस छोटी से छोटी डिटेल मिस नहीं करता था, मगर जब उसने सिंबल देखा तो उसकी आंखों में पहली बार कन्फ्यूजन नजर आई। सिंबल में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चली, मगर कोई लीड नहीं मिली। एथिन के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए, ईमेल्स देखी गई, बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेशन किए गए। हर चीज़ नॉर्मल थी। जितना ज़्यादा पुलिस खोजती गई उतना ही एथिन एक आम से इंसान लगता गया। और फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। शहर के सबसे मशहूर न्यूज़पेपर द रेवन पोस्ट के ऑफिस में एक अनोनिमस पैकेज डिलीवर हुआ। पैकेज पर ना सेंडर का नाम था, न रिटर्न एड्रेस। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कोई एडवर्टाइजमेंट मटेरियल होगा और उसे न्यूज़ रूम में भेज दिया। जब एडिटर ने पैकेज खोला तो अंदर एक ब्लैक नोटबुक और एक लेटर था। लेटर के नीचे वही सिंबल बना हुआ था जो एथिन की गाड़ी से मिला था। एडिटर ने लेटर जोर से पढ़ना शुरू किया। तुम लोग एक कत्ल देख रहे हो, मैं एक एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ। एथिन क्रॉस पहला था, आखिरी नहीं। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो सिंबल को समझो। अगर सिंबल को समझ लिया तो मुझे समझ जाओगे, लेकिन जब तक मुझे समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। न्यूज़ रूम में सन्नाटा छा गया। पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया गया। मार्कस हेल ने खुद न्यूज़पेपर ऑफिस जाकर पैकेज कलेक्ट किया। लेटर को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब ये सिर्फ मर्डर नहीं था, अब ये किसी शख्स का गेम था जो चाहता था कि उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। उस रात मार्कस ने घर जाकर काम बंद नहीं किया। उसने सिंबल की डजन्स कॉपीज प्रिंट करवाई और उन्हें अपनी स्टडी रूम की दीवार पर चिपका दिया। वो घंटों तक उन्हें देखता रहा, हर लाइन, हर एंगल, हर शेप को एनालाइज करता रहा। रात के 2 बजे उसे अचानक एहसास हुआ कि सिंबल रैंडम नहीं था। इसमें एक पैटर्न था, लेकिन पैटर्न क्या था ये अभी भी उसकी समझ से बाहर था। अगली सुबह जब शहर में अफवाहें फैलना शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर लोग सिंबल की तस्वीर शेयर कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि ये सीक्रेट सोसाइटी का निशान है। कुछ का ख्याल था ये किसी सीरियल किलर का सिग्नेचर है। कुछ ने तो ये भी कहा कि सिंबल का ताल्लुक किसी पुरानी ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। इसी दौरान एक यंग क्राइम जर्नलिस्ट लेना ब्रूक्स भी केस में दिलचस्पी लेने लगी। लेना एम्बिशियस थी और हमेशा बड़ी स्टोरी की तलाश में रहती थी।
जब उसने सिंबल देखा तो उसे अजीब सा डेजा वू महसूस हुआ। उसे यकीन था उसने ये शेप पहले कहीं देखा है, मगर कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। 3 रातों बाद शहर का दूसरा झटका लगा। इस बार विक्टिम एक स्कूल टीचर थी। उसकी लाश शहर के सेंट्रल पार्क के करीब मिली। क्राइम सीन बिल्कुल अलग था, मगर एक चीज़ कॉमन थी। लाश के करीब जमीन पर वही सिंबल बना हुआ था, लेकिन इस बार सिंबल के अंदर एक छोटा सा नंबर भी लिखा हुआ था, 2। पुलिस ऑफिसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मार्कस हेल ने धीरे से कहा, यह हमें काउंट करवा रहा है। और उस लम्हे उसे एहसास हुआ, ये कातिल सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा, वो पूरे शहर के साथ एक गेम खेल रहा था। ये एक ट्रू स्टोरी है, और अगर आप द सिंबल किलर से सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप द ज़ोडिएक किलर के नाम से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ की अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको थोड़ा नेम चेंज करके बता रही हूँ। बट अगर आपको गूगल पर सर्च करना हो तो आप द ज़ोडिएक किलर के नाम से सर्च कीजिएगा, आपके सामने फुल डिटेल्स आ जाएंगी। अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दूसरी लाश मिलने के बाद रेवन क्रीक की फिजा बिल्कुल बदल गई। पहले लोग इस केस को एक अजीब मर्डर समझ रहे थे, लेकिन अब सबको यकीन हो चुका था कि शहर में एक सीरियल किलर मौजूद है। न्यूज़ चैनल्स दिन रात इसी केस को कवरेज दे रहे थे। सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट उस सिंबल के बारे में था। कुछ लोग उसे सर्कल मार्क कह रहे थे, कुछ डेविल साइन, और कुछ ने उसे कातिल का नाम दिया, द सिंबल किलर। डिटेक्टिव मार्कस हेल पूरी रात पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठा रहा। उसका डेस्क पर दोनों विक्टिम्स की फाइल्स पड़ी थी, एथन क्रॉस और स्कूल टीचर ओलिवर ग्रेंट। दोनों की उम्र अलग, प्रोफेशन अलग, लाइफस्टाइल अलग। पहली नज़र में उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं था, मगर मार्कस को यकीन था कि कनेक्शन ज़रूर है। सीरियल किलर रैंडम लोग नहीं चुनते, हर कदम के पीछे कोई वजह होती है। सुबह 4 बजे तक मार्कस फाइल्स देखते देखते थक चुका था। उसने कॉफ़ी का आखिरी सिप लिया और ओलिविया की फाइल दोबारा खोली। तब उसकी नज़र एक छोटी सी डिटेल पर पड़ी, जो पहले किसी ने नोट नहीं की थी। एथन और ओलिविया दोनों ने कत्ल से चंद दिन पहले शहर की पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी विजिट की थी। पहले यह बात इनसिग्निफिकेंट लगी थी, मगर अब मार्कस के दिमाग में अलार्म बज गया। अगली सुबह पुलिस लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी। अंदर पुरानी किताबों की खुशबू और खामोशी का राज था। लाइब्रेरी मैनेजर ने रिकॉर्ड निकाले। एथन और ओलिविया दोनों एक ही दिन लाइब्रेरी आए थे, और दोनों ने एक ही सेक्शन विजिट किया था, लोकल हिस्ट्री आर्चीव्स। पहले असली क्लू था ये पहला असली क्लू था। मार्कस ने आर्चीव रूम का जायजा लेना शुरू किया। रूम के कोने में पुराने न्यूज़पेपर, मैप, डस्टी फाइल्स रखी हुई थी। सब कुछ आम लग रहा था जब उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ी। शेल्फ के पीछे दीवार पर किसी ने पेंसिल से हल्का निशान बनाया हुआ था, वही सिंबल। मार्कस का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। किसी ने सिंबल मर्डर से पहले यहाँ बनाया था। फॉरेंसिक बुलाई गई, तस्वीरें ली गई, मगर सिंबल इतना पुराना था कि हल्का हल्का फिंगरप्रिंट्स या डीएनए मिलना मुश्किल था। लेकिन एक बात साफ थी, किलर का लाइब्रेरी से कोई कनेक्शन था। इसी दौरान जर्नलिस्ट लेना ब्रुक्स अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो पुलिस ब्रीफिंग का इंतजार करती। उसने खुद आर्चीव रिकॉर्ड्स मंगवाए और एथिन और ओलिविया का बैकग्राउंड पर रिसर्च करना शुरू कर दी। 3 घंटे बाद उसे एक और अजीब बात मिली। दोनों विक्टिम्स के नाम 12 साल पुराने एक लोकल न्यूज़पेपर आर्टिकल में मौजूद थे। आर्टिकल एक स्कूल कंपटीशन के बारे में था, और उस आर्टिकल में कुल 7 लोगों के नाम थे, एथन क्रॉस, ओलिविया ग्रांट और 5 और लोग। लेना का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर अगर किलर रैंडम लोग नहीं मार रहा, तो शायद वो उस लिस्ट के लोगों को टारगेट कर रहा है। उसने फौरन मार्कस को कॉल किया। मार्कस ने जब आर्टिकल देखा तो उसका चेहरे का रंग बदल गया। पहली बार केस में क्लियर पैटर्न नजर आ रहा था। 7 नाम, 2 मर चुके थे, 5 बाकी थे। पुलिस ने फौरन उन 5 लोगों को लोकेट करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन यहीं से चीज़ें और ज़्यादा पेचीदा होती गई। उन 5 लोगों में से एक आदमी, नेथन रीड, 3 दिन से लापता था। किसी को नहीं पता था वो कहाँ है। उसका फ़ोन बंद, उसकी गाड़ी घर पर थी, और उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। पुलिस ने वारंट लेकर अपार्टमेंट खोला। अंदर सब कुछ नॉर्मल था, किचन साफ, बेडरूम ठीक, टीवी बंद, मगर लिविंग रूम की दीवार पर खून से एक सिंबल बना हुआ था, और उसके नीचे लिखा था, टू लेट। अपार्टमेंट में नेथिन नहीं था, सिर्फ उसका वॉलेट और घड़ी मिली। मार्कस ने दीवार को घूर कर देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ किलर उनसे कई कदम आगे चल रहा है। जब पुलिस नेथन को ढूंढ रही थी, किलर शायद उनकी हर मूव देख रहा था। उस रात मार्कस घर नहीं गया। वो एविडेंस रूम में अकेला बैठा फाइल्स देख रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खामोशी में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
तब उसे एक और चीज़ समझ आई। हर मर्डर सीन पर सिंबल के साथ नंबर था। पहले कत्ल पर कोई नंबर नहीं, दूसरे पर 2। अगर नेथन तीसरा टारगेट था, तो अगला सिंबल शायद 3 के साथ मिलेगा। यानी किलर सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा, वो काउंट करवा रहा था, जैसे कोई चेकलिस्ट पूरी कर रहा हो। मार्कस ने फौरन बोर्ड पर 7 नाम लिखे, 2 पर रेड क्रॉस, एक के आगे क्वेश्चन मार्क। 5 नाम अब भी बोर्ड पर थे, मगर उसे लग रहा था कि वक्त बहुत कम है। इसी वक्त पुलिस स्टेशन के रिसेप्शन पर एक और अनोनिमस पैकेज डिलीवर हुआ। काला लिफाफा बिना नाम के। अंदर एक कैसेट टेप थी और एक छोटा सा नोट। मार्कस ने नोट खोला। उस पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, अगर तुम अगला नाम जानना चाहते हो तो पहले पुराना राज ढूंढो। कैसेट को एविडेंस प्लेयर में चलाया गया। पहले कुछ सेकंड्स तक सिर्फ स्टैटिक नॉइज आई, फिर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, और फिर एक मर्द की धीमी आवाज़। ऐसी आवाज़ जो सुनते ही रूम में मौजूद हर शख्स का खून ठंडा हो गया। उस आवाज़ में सिर्फ 3 लफ्ज़ थे, 7 में से एक। और टेप अचानक ख़त्म हो गई। मार्कस ने प्लेयर बंद किया। रूम में गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ ये कहानी आज से नहीं शुरू हुई थी। इस गेम की बुनियाद 12 साल पहले रखी गई थी, और कहीं ना कहीं उन 7 लोगों में से मिलकर कोई ऐसा राज दफन किया था जो अब कब्र से बाहर आ रहा था। रात के 2 बज चुके थे। पुलिस हेडक्वार्टर्स के इन्वेस्टिगेशन रूम में सिर्फ फ्लोरोसेंट लाइट्स की सफ़ेद रोशनी थी। मार्कस हिल टेबल के सामने खड़ा था और उसके सामने वाइट बोर्ड पर 7 नाम लिखे थे। एथन क्रॉस और ओलिविया ग्रांट के नाम पर रेड मार्कर से क्रॉस लगा हुआ था। नथन रीड के नाम के साथ एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना था। लेकिन मार्कस का दिमाग अब भी मर्डर विक्टिम्स पर नहीं, बल्कि उस कैसेट टेप पर अटका हुआ था। 7 में से एक। ये अल्फाज बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। टेप फॉरेंसिक ऑडियो लैब भेजी गई। एक्सपर्ट्स ने आवाज़ को क्लीन करने की कोशिश की। बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव किया गया। जब ऑडियो साफ हुई तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। बच्चे की हंसी के पीछे कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ था। एक घंटी, पुरानी स्कूल की बेल की आवाज़। मार्कस ने ऑडियो दोबारा सुनी, फिर दोबारा, और फिर तीसरी बार। अब उसे यकीन हो गया कि यह आवाज़ किसी स्कूल की थी। उसने फ़ौरन लेना ब्रूक्स को फ़ोन किया। सुबह होने से पहले दोनों पुलिस आर्चीव में थे। उन्होंने 12 साल पुराने रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की। 7 लोगों की लिस्ट उनके सामने रखी हुई थी। सब एक ही स्कूल कंपटीशन के हिस्सा थे। कंपटीशन का नाम था फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम। उस वक्त एथन, ओलिविया, नेथन और बाकी लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। लेकिन जैसे मार्कस फाइल पढ़ता गया, उसका चेहरा सख्त होता गया। कंपटीशन के आखिरी दिन के रिकॉर्ड अधूरे थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब थे, कुछ फोटोग्राफ्स मिसिंग थे, और सबसे अजीब बात, कंपटीशन के आखिरी दिन का ऑफिशियल रिपोर्ट पेज फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे निकाल दिया हो। लेना ने धीरे से कहा, या तो किसी ने रिकॉर्ड छुपाए हैं, या फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी सामने ही नहीं आया। मार्कस ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था। उस दिन के बारे में कुछ था, कुछ बहुत बड़ा, और शायद वही सब मर्डर्स की असल वजह थी। दोपहर तक पुलिस ने लिस्ट में मौजूद बाकी लोगों को प्रोटेक्शन देने का फैसला किया, मगर जब ऑफिसर डैनियल पीर्स नाम के एक शख्स के घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर हर चीज़ ठीक थी। टीवी चल रहा था, कॉफ़ी अभी तक गर्म थी, मगर डैनियल गायब था। पुलिस ने पूरा घर सर्च किया। बेडरूम, किचन, गैरेज, सब खाली था। फिर एक ऑफिसर की नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, नीचे अंधेरा था। जब फ्लैशलाइट बेसमेंट में मारी गई तो दीवार पर कुछ सिंबल चमका, वही सिंबल, और इस बार उसके नीचे नंबर लिखा था 3। मार्कस का दिल डूब गया। उन्हें समझने में देर नहीं लगी। वो फिर लेट हो चुके थे। बेसमेंट के कोने में डैनियल की लाश पड़ी थी, मगर इस बार एक और चीज़ मिली। उसकी मुट्ठी में कागज़ का छोटा सा टुकड़ा था। किलर शायद उसे नहीं देख सका। फॉरेंसिक्स ने बहुत एहतियात से कागज़ निकाला। उस पर 2 लफ्ज़ लिखे थे, लेक हाउस। इन्वेस्टिगेशन रूम में हर शख्स उलझन में था। लेक हाउस? ये कौन सी जगह थी? कोई कोड या कोई याद? मार्कस ने लिस्ट के तमाम लोगों के बैकग्राउंड दोबारा चेक किए, और फिर उसे एक पुरानी फ़ोटोग्राफ मिली, 12 साल पुरानी, फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम की। तस्वीर में 7 स्टूडेंट्स मुस्कुरा रहे थे और पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी। बिल्डिंग के बोर्ड पर लिखा था सिल्वर लेक कैंप। मार्कस ने तस्वीर को जूम किया। उसकी सांसें तेज़ हो गई। सिल्वर लेक कैंप? शहर के बाहर जंगल के दरमियान एक पुराना कैंप, जो 11 साल पहले बंद हो चुका था। लैना ने तस्वीर देखी और धीरे से कहा, लेक हाउस। मास्कर ने सर हिला दिया। यही है वो।
उसी शाम मार्कस और लेना पुलिस टीम के साथ सिल्वर लेक कैंप पहुंचे। कैंप जंगल के दरमियान वीरान पड़ा था। पुरानी लकड़ी की बिल्डिंग्स टूट चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी, हवा में सड़ी हुई लकड़ी की बू थी और पूरा इलाका अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। जब टीम कैंप के सेंट्रल हॉल में पहुंची तो मार्कस की नज़र फ्लोर पर पड़ी। किसी ने मिट्टी साफ की हुई थी, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ निकाल चुका हो। बिल्डिंग के पीछे हिस्से में उन्होंने एक पुराना लॉक्ड रूम ढूंढा। लॉक जंग लगा हुआ था, दरवाज़ा मुश्किल से खुला, अंदर अंधेरा था। फ्लैश लाइट्स ऑन की गई और फिर सब जैम हो गए। रूम की दीवार पर बड़े हरफों में लिखा था, यू फॉरगॉट हिम। नीचे 7 नाम लिखे थे, वही 7 नाम, एथन, ओलिविया, नेथिन, डैनियल और बाकी 3। हर नाम के सामने एक लाइन थी। 3 नामों पर लाल क्रॉस लगा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे किलर अपनी लिस्ट पूरी कर रहा हो। रूम के एक कोने में एक पुराना मेटल बॉक्स भी पड़ा था। बॉक्स को खोला गया। अंदर स्कूल बैजेस, फोटोग्राफ्स और कुछ डायरीज थी, मगर सबके नीचे एक फोटोग्राफ पड़ी थी। जब मार्कस ने उसे उठाया तो उसका रंग उड़ गया। तस्वीर में वही 7 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके साथ एक 8वां लड़का भी खड़ा था। एक ऐसा चेहरा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, और तस्वीर के पीछे लिखा था, 8 एंटर्ड द कैंप, ओनली 7 केम बैक। रूम में गहरी खामोशी छा गई। लेना ने धीरे से पूछा, मार्कस, अगर 8 लोग थे? मार्कस ने तस्वीर से नज़र नहीं हटाई। तो फिर 8वां कहाँ गया? और उस लम्हे पहली बार उन्हें एहसास हुआ, शायद किलर उन 7 लोगों से बदला नहीं ले रहा। शायद वो किसी ऐसे शख्स के लिए इंसाफ मांग रहा था जिसे 12 साल पहले दुनिया ने भुला दिया था। सिल्वर लेक कैंप के उस पुराने कमरे में कुछ लम्हों तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ हवा की सीटी और पुरानी लकड़ी की चरगाहट सुनाई दे रही थी। मार्कस हेल के हाथ में वो फोटोग्राफ थी जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को उलट कर रख दिया। 8 एंटर्ड द कैंप, ओनली 7 केम बैक। ये जुमला उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मार्कस ने तस्वीर को दोबारा देखा। 7 चेहरे उससे पहचान में आ रहे थे, एथन, ओलिविया, नेथिन, डैनियल और बाकी 3 लोग जो अब भी जिंदा थे। मगर 8वां लड़का, उसका चेहरा धुंधला सा था, जैसे किसी ने पुराने कैमरा ने फोकस खो दिया हो। लेकिन एक बात अजीब थी, तस्वीर में बाकी सब मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ वो 8वां लड़का सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था, बिल्कुल एक्सप्रेशंस के बगैर, जैसे उसे पता हो कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है। पुलिस ने का कोना कोना सर्च करना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद उन्हें डाइनिंग हॉल के नीचे एक पुराना स्टोरेज एरिया मिला जो ऑफिशियल मैप्स में कहीं मेंशन नहीं था। दरवाज़ा ज़मीन के नीचे छुपा हुआ था। जब ऑफिसर्स ने उसे खोला तो धूल का बदल हवा में उड़ गया। अंदर पुरानी फाइल्स, कैंप रिकॉर्ड्स और कार्टन्स पड़े हुए थे। फॉरेंसिक्स ने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू किया। तब एक ऑफिसर ने मार्कस को आवाज़ दी, सर, आप ये देखना चाहेंगे? ऑफिसर के हाथ में एक अटेंडेंस रजिस्टर था, सिल्वर लेक कैंप का ओरिजिनल रजिस्टर। मार्कस ने फ़ौरन पेजेस पलटना शुरू किए और फिर उसकी उंगली रुक गई। लिस्ट में वाकई 8 स्टूडेंट्स के नाम थे, मगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो कॉपीज़ पुलिस के पास मौजूद थी उनमें सिर्फ 7 नाम थे। किसी ने जानबूझकर एक नाम हटा दिया। मार्कस की नज़र उस नाम पर जम गई, एलियस वॉज। रूम में सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था जब उनके पास 8वें लड़के का नाम था। लेना ने धीरे से कहा, एलियस वॉज? हमने इस नाम का कभी जिक्र क्यों नहीं सुना? मार्कस के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि अब तक जितनी भी फाइल्स देखी गई थी उनमें कहीं भी एलियस का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस रात पुलिस ने एलियस वॉस के बारे में रिसर्च शुरू की। बर्थ रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन डेटाबेस, हर जगह। मगर अजीब बात ये थी कि एलियस के रिकॉर्ड्स अधूरे थे। कुछ पेजेस मिसिंग थे, कुछ फाइल्स डिलीट हो चुकी थी और कुछ जगहों पर उसका नाम ही नहीं था, जैसे किसी ने सालों पहले उसकी पूरी ज़िंदगी मिटा दी हो। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। लेना को एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला, और वो भी 12 साल पुराना। उसमें लिखा था कि सिल्वर लेक कैंप के एक स्टूडेंट के लापता होने की रिपोर्ट हुई थी, लेकिन आर्टिकल के नीचे का हिस्सा काट दिया गया। नाम गायब, तस्वीर गायब, बस इतना लिखा था, अथॉरिटी बिलीव्स द डिस्पेरेंस वॉज एन एक्सीडेंट। मार्कस ने आर्टिकल को घूर कर देखा। एक्सीडेंट? उसे यकीन नहीं आया। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो फिर 12 साल बाद लोग कत्ल क्यों हो रहे थे? इसी वक्त फॉरेंसिक लैब से कॉल आई। कैसेट टेप की एडवांस्ड एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी थी। ऑडियो एक्सपर्ट्स ने बैकग्राउंड साउंड्स को और क्लीन किया, और जो उन्हें मिला उसने सबको हिला दिया। टेप के लास्ट 2 सेकंड में एक और आवाज़ रिकॉर्ड थी, बहुत धीमी, बहुत मुश्किल से सुनाई देने वाली। मगर जब वॉल्यूम बढ़ाई गई तो अल्फाज साफ हो गए।
आवाज़ कह रही थी, हमने उससे धक्का नहीं दिया। मार्कस ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी, फिर तीसरी बार। रूम में मौजूद हर शख्स एक दूसरे को देखने लगे। ये कन्फेशन जैसा लग रहा था, लेकिन किसका? और धक्का किससे दिया गया था? एलिस को या किसी और को? इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में एक और शख्स ने ये ऑडियो सुना। एक आदमी जो अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगी हुई थी, विक्टिम्स की तस्वीरें, पुलिस रिपोर्ट्स और दीवार के दरमियान वही सिंबल। आदमी ने कैसेट बंद की। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने डेस्क की ड्रॉर खोली। अंदर एक पुरानी क्लास फोटोग्राफ रखी थी, वही फोटोग्राफ, मगर इस वर्जन में चेहरा धुंधला नहीं था। एलिस वॉस का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। आदमी ने तस्वीर पर उंगली फेरी और धीरे से कहा, अब उन्हें याद आ रहा है। फिर उसने एक लाल मार्कर उठाया और फोटोग्राफ में मौजूद 7 नामों पर नज़र डाली। 3 पर पहले क्रॉस लगा हुआ था। उसने चौथे नाम के गिर्द दायरा बना दिया। नाम था रैचल मोर, 7 स्टूडेंट्स में से एक, अब भी जिंदा और पुलिस प्रोटेक्शन के नीचे। मगर किलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा उनसे एक कदम आगे था। उसने टेबल पर मार्कर रखा और एक नया लिफाफा उठाया। अंदर एक और पहेली थी, एक और सिंबल, एक और मैसेज। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब सब सामने आएगा तुम दुआ करोगे कि एलिस वाकई मर चुका हो। आदमी ने लिफाफा बंद किया, कमरे की लाइट ऑफ की और अंधेरे में उसकी हल्की सी हंसी गूंज उठी। उसी वक्त पुलिस हेडक्वार्टर्स में मार्कस हेल की नज़र रैचल मोर की फाइल पर पड़ी और उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एलिस वॉस के बारे में जान रहा था, उतना ही उसे लग रहा था कि ये कहानी किसी लापता लड़के की नहीं, बल्कि किसी एक ऐसे राज की है जो 12 साल तक जिंदा रहा और अब बदला लेना चाह रहा है। सुबह के 6 बज रहे थे जब मार्कस हेल ने पूरी रात जागने के बाद अपनी कुर्सी से सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। डेस्क पर फाइल्स, फोटोग्राफ्स और एविडेंस बिखरे हुए थे, मगर उसका दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, एलिस वॉस। 12 साल पहले गायब होने वाला लड़का, वो लड़का जिसका नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था, वो लड़का जिसके बाद अब लोग मर रहे थे। और सबसे डरावनी बात, अब तक किसी ने यह कंफर्म नहीं किया था कि एलिस मरा भी था या नहीं। मार्कस ने फौरन रैचल मोरे को पुलिस हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। अगर किलर वाकई 7 स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा था, तो रैचल अब उसकी लिस्ट में अगला नाम था। 2 घंटे बाद रैचल पुलिस एस्कॉर्ट के साथ हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। वो 29 साल की थी, सक्सेसफुल लॉयर, मगर उसके चेहरे पर नींद और खौफ दोनों साफ नजर आ रहे थे। मार्कस ने उसे इंटरव्यू रूम में बिठाया। कुछ सेकंड्स तक दोनों खामोश रहे। फिर मार्कस ने सीधा सवाल पूछा, रैचल, सिल्वर लेक कैंप में क्या हुआ था? रैचल का रंग फौरन उड़ गया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपने लगी और इसी रिएक्शन ने मार्कस को बता दिया कि वो कुछ जानती है। रैचल ने फौरन जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। मार्कस ने टेबल पर पुरानी फोटोग्राफ रख दी, वो तस्वीर जिसमें 8 स्टूडेंट्स थे। रैचल ने तस्वीर देखी और उसकी सांसें रुक सी गई। एलिस, यह नाम उसकी होंठों से बेइख्तियार निकल गया। मार्कस ने फौरन नोट किया, तुम उसे जानती थी? रैचल ने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हों तक रूम में खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से कहा, हम सब जानते थे। मार्कस ने पहली बार महसूस किया कि वो सच के करीब पहुंच रहा है। तुम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? रैचल ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में आंसू भर गए। मार्कस समझ गया कोई बहुत बड़ी बात थी, ऐसी बात जो 12 साल बाद उसे डरा रही थी। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम को एलिस के बारे में एक और क्लू मिला। सिल्वर लेक कैंप के पुराने स्टोरेज एरिया में से एक डैमेज्ड कैम रिकॉर्डर रिकवर हुआ। डिवाइस बहुत पुराना था, टेप आधी खराब थी, मगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कुछ फुटेज रिस्टोर कर ली। पूरे हेडक्वार्टर्स में टेंशन फैल गई। कॉन्फ्रेंस रूम में सब जम गए। मार्कस ने स्क्रीन की तरफ देखा। वीडियो चलना शुरू हुई। फुटेज 12 साल पुरानी थी। कैंप के स्टूडेंट्स हंसी मजाक कर रहे थे। कैमरा कभी जंगल की तरफ घूमता, कभी लेक की तरफ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर वीडियो के आखिरी 30 सेकंड्स आए और रूम का माहौल बदल गया। कैमरा दूर खड़े एक लड़के पर जूम करता है, एलिस। वही चेहरा जो फोटोग्राफ में था। वो अकेला लेक के करीब खड़ा था और वो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। फिर अचानक कैमरा हिलता है, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, फुटेज ब्लर हो जाती है और वीडियो ख़त्म हो जाती है। बस इतना ही। मगर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वीडियो के आखिरी फ्रेम में कुछ और भी नजर आया। एलिस के पीछे जंगल के अंधेरे में कोई और भी खड़ा था, एक साया, एक आदमी, या शायद कोई स्टूडेंट।
मगर चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मार्कस ने फुटेज फ्रीज करवा दी, स्क्रीन पर जूम किया। साया बहुत धुंधला था, लेकिन एक चीज़ साफ थी, उस शख्स ने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था, एक लॉकेट जिस पर वही सिंबल बना हुआ था। रूम में गहरी खामोशी छा गई। मार्कस ने स्क्रीन को घूर कर देखा, यानी सिंबल 12 साल पहले भी मौजूद था। यह सब आज से शुरू नहीं हुआ था, ये गेम बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और शायद एलिस उसके पहले शिकार नहीं था। इसी रात एक और वाकया हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक खाली गाड़ी खड़ी हुई मिली। ड्राइवर सीट खाली थी, गाड़ी लॉक थी, मगर विंडशील्ड के नीचे एक लिफाफा रखा था। जब लिफाफा खोला गया तो अंदर एक तस्वीर थी, रेचल मोरे की। तस्वीर आज सुबह ली गई थी। पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद किसी ने उसकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड की। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम उसे बचा नहीं सकते। मार्कस का दिल डूब गया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये चैलेंज था, और किलर ये चैलेंज सीधा पुलिस को दे रहा था। उस रात मार्कस ने रेचल के आसपास सिक्योरिटी डबल कर दी। हर एंट्रेंस पर गार्ड, हर कॉरिडोर में कैमरास, हर विजिटर चेक किया गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन रात के 1:17 पर हेडक्वार्टर्स की एक सीसीटीवी फीड अचानक 9 सेकंड्स के लिए ब्लैक हो गई। सिर्फ 9 सेकंड्स। जब फुटेज वापस आई, रेचल अपने रूम में मौजूद थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब गार्ड रूटीन चेक के लिए अंदर गया, उसके हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई। रूम के सामने वाली दीवार पर लाल मार्कर से एक सिंबल बना हुआ था, और उसके नीचे लिखा हुआ था, टू लेट मार्कस। गार्ड ने फौरन रेचल की तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठी थी, जिंदा, मगर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी फ़ोटोग्राफ थी, वही ग्रुप फ़ोटोग्राफ, और फ़ोटोग्राफ के पीछे किसी ने नया मैसेज लिखा था। उस रात लेक में सिर्फ एक इंसान नहीं गिरा था। मार्कस ने ये लाइन पढ़ी, और उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि 12 साल पुराना राज उसकी सोच से भी ज़्यादा अंधेरा है। क्योंकि अगर लेक में सिर्फ एलिस नहीं गिरा था, तो फिर दूसरा कौन था, और उसको क्या हुआ? रेचल मौर्य पुलिस हेडक्वार्टर्स के सिक्योर विंग में थी। हर तरफ आर्म्ड गार्ड्स, डबल लॉक और सीसीटीवी कवरेज थी। मगर मार्कस हेल के चेहरे पर अब भी सिक्योरिटी का सुकून नहीं था, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था। किलर ने एक बात साफ कर दी थी, वो सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा था, वो पुलिस को गाइड कर रहा था। और अब वो मार्कस को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा था। टू लेट मार्कस। ये लाइन मार्कस के दिमाग से जा नहीं रही थी। सुबह फॉरेंसिक टीम ने रेचल के हाथ से मिली पुरानी फोटोग्राफ को दोबारा एग्जामिन किया। इस बार उन्हें एक नई चीज़ मिली। फोटो के कॉर्नर्स पर माइक्रोस्कोपिक इंक यूज था, जैसे किसी ने ओरिजिनल फोटो को मैनिपुलेट किया हो। और जब एनहेंसमेंट की गई तो एक और शेडो क्लियर हुआ। एलिस के साथ खड़ा वो साया अब थोड़ा ज़्यादा विजिबल था। वो कोई रैंडम शेडो नहीं था। उसने कैम्प के बैज पहना हुआ था, स्टाफ बैज। मार्कस ने पहली बार अपनी थ्योरी को वोकलाइज किया। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का केस नहीं, कैंप के अंदर कुछ और भी था। लेना ब्रुक्स फौरन बोल उठी, या फिर ऐसा जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? साइलेंस। दोनों को एक ही थॉट ने हिट किया। सिल्वर लेक कैंप में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, वहाँ स्टाफ भी था। और अगर एलियस वॉस मिसिंग था तो किसी ने उसे कवर अप किया था। ये एक नया क्लू था। फॉरेंसिक लैब से एक और शॉकिंग अपडेट आया। कैसेट टेप के बैकग्राउंड नॉइज में से एक फेंट इंटरकम सिग्नल डिटेक्ट हुआ। सिग्नल डिकोड हुआ तो सिर्फ एक वर्ड रिपीट हो रहा था, लॉकडाउन इनिशिएटेड। मार्कस का चेहरा टाइट हो गया। लॉकडाउन कैंप में? रेचल ने धीरे से कहा, यह सिर्फ कैंप नहीं था। लेना ने उसकी बात कंप्लीट की। ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। अब आपको मैं लेके चलती हूँ स्टोरी के फ्लैशबैक में, जहाँ सच था। मार्कस ने सिल्वर लेक कैंप के पुराने म्युनिसिपल रिकॉर्ड निकालने का ऑर्डर दिया, और जो फाइल्स मिली वो ऑफिशियली पब्लिक नहीं होना चाहिए थी। कैंप का असली नाम था सिल्वर लेक बिहेवियरल प्रोग्राम फैसिलिटी। ये कोई नॉर्मल समर कैंप नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियरल स्टूडेंट साइट था, जहाँ गिफ्टेड और ट्रबल्ड टीनेजर्स को ऑब्जर्व किया जाता था। मार्कस के हाथ रुक गए। रेचल ने धीरे से कहा, हम कैंपर्स नहीं थे, हम सब्जेक्ट्स थे। रूम में सन्नाटा छा गया। तो आखिरी और 8वां नाम रिवील होता है अब। रिकॉर्ड का एक हिडन फोल्डर में फाइनली वो मिल गया था, एलिस वॉस फाइल नंबर 8। मगर फाइल इनकम्प्लीट थी, सिर्फ कुछ पेजेस बचे थे, और लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सब्जेक्ट 8 शोज एबनॉर्मल परसेप्शंस ऑफ ग्रुप मैनिपुलेशन। मार्कस ने फाइल बंद की। ग्रुप मैनिपुलेशन? रेचल ने नज़र झुका ली, और पहली बार उसकी आवाज़ टूट गई। हम सब उसी को टारगेट करते थे। और शॉकिंग मेमोरी यहाँ ब्रेक होती है। रेचल के हाथ कांपने लगे, उसे फ्लैशबैक्स आने लगे। लेक, चिल्लाने की आवाज़, एलिस अकेला खड़ा हुआ, और बाकी सब।
उसकी तरफ देख रहे थे, मगर उस दिन क्या हुआ ये कोई क्लियरली याद नहीं कर रहा था। बस एक ब्लर, एक स्क्रीम और फिर डार्कनेस। इसी वक्त हेडक्वार्टर्स के सीसीटीवी रूम में अलार्म बज उठा। एक गार्ड चिल्लाया, सर, रेचल का बायो मॉनिटर फ्लैट हो गया है। मार्कस दौड़कर सिक्योर विंग की तरफ गया। दरवाज़ा ओपन किया, रूम खाली था। रेचल गायब थी। सिर्फ एक चीज़ वहाँ थी, वॉल पर फ्रेश सिंबल और नीचे लिखा हुआ था, अब तुम याद करना शुरू करोगे। मार्कस ने सिंबल को घूरा और अचानक उसके दिमाग में मेमोरी फ्लैश हुई। लेक, रात, रेन और वो खुद वहाँ था। उसके हाथ में टॉर्च थी और सामने एलिस वॉस। मार्कस ने खुद को देख लिया। वो भी उस फोटोग्राफ में था, वो भी उस दिन कैंप में था, मगर उसने आज तक अपनी मेमोरी में वो रात याद ही नहीं की थी। मार्कस का सांस रुक गया। मैं वहाँ था? और उसी लम्हे उसे समझ आया, ये किलर उनको पनिश नहीं कर रहा था, ये उनकी ब्लॉक्ड मेमोरी अनलॉक कर रहा था। और रेचल का किडनैप सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब मार्कस को सब कुछ याद आना शुरू होने वाला था। और सच सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। मार्कस हेल रात के अंधेरे में पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर सीधा सिल्वर लेक की तरफ जा रहा था। इस बार उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई फुल टीम ब्रीफिंग नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ थी, उसके दिमाग में टूटी हुई यादें। मैं वहाँ था। ये जुमला हर मिनट उसके अंदर टूट रहा था। रोड के दोनों तरफ जंगल गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे सिल्वर लेक करीब आ रहा था, मार्कस का सर दर्द से फटा जा रहा था। फ्लैशबैक्स रैंडम पीसेस की तरह उसके जहन में गिर रहे थे। लाइटनिंग जैसे तेज़ इमेजेस, मगर इनकम्प्लीट। लेक, टॉर्च लाइट, बच्चों की आवाज़ें और एक चीख, मगर चेहरा अभी भी ब्लर था। सुबह 3:40 पर मार्कस वापस उसी कैंप के एंट्रेंस पर खड़ा था, मगर इस बार सीन अलग लग रहा था। पहले जो कैंप वीरान था, अब उसमें अजीब सी सिमेट्री थी, जैसे किसी ने उसे रीसेट किया हो। दरवाजे खुद ब खुद ओपन हुए। मार्कस अंदर गया। हर कदम के साथ उसके जहन में ज़्यादा यादें ब्रेक हो रही थी। जंगल के बीच पहुंचकर उसे वो जगह मिली, लेक, वो ही जहाँ सब कुछ था। और जैसे ही मार्कस ने पानी को देखा, बूम, पूरा फ्लैशबैक वापस आ गया। 12 साल पहले दरअसल हुआ क्या था। रात थी। कैंप में इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट टू लेक हाउस इमीडिएटली। 7 स्टूडेंट्स और एक स्टाफ मेंबर और मार्कस। कैंप इन्वेस्टिगेटर, एक्सटर्नल सुपरवाइज़र। उस रात एलिस वॉस को लेक के पास बुलाया गया था। वो अकेला नहीं था, सब वहाँ थे। रेचल, नेथन, ओलिविया, एथिन, डैनियल और बाकी लोग, और मार्कस भी। एलिस लेक के एज पर खड़ा था। वो कांप रहा था। वो रो नहीं रहा था, वो बस देख रहा था, जैसे वो पहले से सब जानता हो। फिर आवाज़ आई, इसे रोक दो। किसी ने धक्का दिया, या शायद किसी ने हाथ लगाया, या शायद वो खुद गिरा। कोई क्लियर नहीं था। अगली सुबह कैंप एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक में थी। एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाया गया, एक्सीडेंटल ड्रोनिंग, मगर प्रॉब्लम ये थी, बॉडी रिकवर ही नहीं हुई थी। और उसी रात कैंप के सब डेटा इरेज कर दिया गया और सब स्टूडेंट्स को हाइपोनोटिक ट्रॉमा थेरेपी दी गई। मार्कस के हाथ कांप गए। हमें याद क्यों नहीं रखा? लेक के सामने मार्कस घुटनों पर गिर गया। उसके दिमाग में सब पीसेस जुड़ रहे थे, सिंबल्स, नंबर, कैसेट, फोटो, रेचल की डिसअपेयरेंस, और अब सिर्फ एक कंक्लूजन बचा था, एलिस मरा नहीं था, या फिर उसे मारा गया था और किसी ने उसे कवर अप किया था। मगर सबसे बड़ा सवाल, अगर एलिस रिवेंज ले रहा है तो फिजिकली कैसे कर रहा है? मार्कस ने पानी की तरफ देखा और उसे लेक के सरफेस पर रिफ्लेक्शन नज़र आया, उसका अपना चेहरा और उसके पीछे एक और चेहरा, एलिस वॉस। मगर एलिस जिंदा नहीं लग रहा था, वो जैसे मेमोरी में सब कुछ बना रहा हो। मार्कस ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वापस लेक, रिफ्लेक्शन वापस आ गई और एलिस ने अपने होंठों से सिर्फ एक लाइन कही, तुम सब ने मुझे याद नहीं रखा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। मार्कस का दिमाग फटने जैसा हो गया। तुम रियल नहीं हो। एलिस रिफ्लेक्शन में मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो तुमने बनाया था। और उसी लम्हे लेक का पानी ब्लैक हो गया और मार्कस की सारी यादें एक साथ क्रैश होने लगी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में अलार्म बज उठा। मार्कस हेल मिसिंग, और डेस्क पर एक नया फाइल आ गया, लेबल, केस रीओपन्ड सब्जेक्ट 8, और उसके नीचे एक फ्रेश सिंबल बना हुआ था और लिखा था, अब असल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में चाउस था। डिटेक्टिव मार्कस हेल मिसिंग, रेचल मोर अनट्रेसेबल, सिल्वर लेक कैंप सील्ड, और सबसे खौफनाक बात, डेस्क पर जो नया फाइल था
केस रीओपन सब्जेक्ट 8। इस बार फाइल किसी ऑफिसर ने नहीं भेजी थी, ना कोई स्टैम्प था, ना कोई लॉग एंट्री, जैसे वो फाइल खुद वहाँ गई हो। मार्कस की पुरानी इन्वेस्टिगेशन नोट अब भी डेस्क पर थी, मगर उनके बीच में एक नया पेज इंसर्ट हो चुका था। हैंड राइटिंग मार्कस की नहीं थी और लिखा था, तुम सब ने मुझे एक नाम बना दिया, मैं इंसान था। नीचे सिंबल बना हुआ था और उसके नीचे एलिस वॉस लिखा था। दूसरी तरफ मार्कस फिर से लेक के पास खड़ा था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने रैचल थी, जिंदा, मगर उसकी आंखों में वही ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे जो हिप्नोथेरेपी विक्टिम्स में होता है। और उसके पास एलिस वॉस, या जो भी वो था, मगर अब वो सॉलिड नहीं लग रहा था। वो जैसे याद, सोच और रियलिटी के बीच का शेडो हो। एलिस ने मार्कस को देखा। तुम मुझे एक कातिल समझते हो, मगर मैं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हूँ। मार्कस ने चिल्लाया, तुम मर चुके हो। एलिस ने लेक की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं तुम्हारी मेमोरी में दफन हो गया था। रेचल धीरे से बोली, हम सब ने उस रात उसे नहीं मारा, हमें उससे ऑब्जर्व करते करते इरेज कर दिया। एलिस वॉस कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था। वो सिल्वर लेक बिहेवियरल प्रोग्राम का सब्जेक्ट 8 था, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ब्रेन स्पेशली ट्रेंड था। पैटर्न रिकग्नाइजेशन, एक्सटर्न लेवल, ह्यूमन मैनिपुलेशन डिटेक्शन, फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्शन। मगर प्रॉब्लम ये थी, वो हर लाई डिटेक्ट कर लेता था, हर मैनिपुलेशन समझ जाता था और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उस रात कुछ नहीं एक्सीडेंट था, वो एक कॉन्टेनमेंट अटेम्प्ट था। कैंप स्टाफ प्लस मार्कस ने डिसाइड किया इसे आइसोलेट करो, मगर एलिस ने रेजिस्ट नहीं किया। वो सिर्फ बोला, तुम मुझे याद नहीं रख सकोगे। और फिर सब कुछ ब्लड हो गया। मेमोरी वाइप प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। सब लोगों के माइंड में उस रात के एग्जैक्ट इवेंट डिलीट कर दिए गए थे। मार्कस का सर फटने जैसा हो गया। मेमोरी वाइप। एलिस ने काम वॉइस में कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते थे, इसलिए तुमने मुझे भुला दिया, मगर मैं डेटा हूँ और डेटा कभी मर नहीं सकता। लेक का पानी सडनली डिस्टर्ब हुआ, हर रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट होने लगी। मार्कस ने गन उठाई, मगर एलिस ने सिर्फ कहा, तुम मुझे शूट करोगे और फिर कल तुम भूल जाओगे कि तुमने शूट किया था। रेचल ने अपना सर पकड़ा, उसकी यादें वापस ब्रेक हो रही थी। स्टॉप प्लीज़, मगर ऑलरेडी लेट था। एलिस ने लास्ट लाइन बोली, मैं तुम सबको कलेक्टिव गिल्ट हूँ। और उसी लम्हे लेक का सरफेस मिरर जैसा हो गया। मार्कस ने उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखी, मगर उस रिफ्लेक्शन में वो मार्कस नहीं था, वो एलिस था। पुलिस हेडक्वार्टर एक नया इन्वेस्टिगेटर फाइल ओपन करता है। केस सिंबल किलर, स्टेटस अनसॉल्व्ड। और फाइल के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, सब्जेक्ट 8 वॉज नेवर रिकवर्ड। और डेस्क पर हल्का सा सिंबल उभर आता है। स्क्रीन फेड होती है और किसी अननोन लोकेशन पर एक वॉइस आती है, अब नया साइकिल शुरू होगा। एलिस उस दिन मर तो गया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर एक स्टूडेंट के दिमाग में था। और असल किलर कौन था, क्यों मार रहा था, किस वजह से मार रहा था, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई अपने ही उनको मार रहा था, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी के जहन में वो बस चुका था, जो लोग खुद को एलिस समझ के उसके दुश्मन को मार रहे थे। ये कभी भी इस मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। मार्कस हेल 5 साल तक थेरेपी लेते रहे। वो अपने दिमाग को कभी सही नहीं कर पाए। उन्हें हर वक्त लगता था कि एलिस उसके पास है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी गई थी। अगर आप ये स्टोरी सर्च करेंगे तो ये स्टोरी आपको हर जगह पर मिलेगी। इसका असली नाम है द ज़ोडिएक किलर। मैंने स्टोरी को द सिंबल किलर इसलिए दिया है क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम रियल चीज़ें नहीं बता सकते, पर इस स्टोरी में हर चीज़ रियल है। सिर्फ हमने नाम इसका चेंज किया, द सिंबल किलर किया है, जबकि इसका असली नाम है द ज़ोडिएक किलर। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री और बायोग्राफी हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही ट्रू स्टोरीज सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रू स्टोरीज ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।